नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट आज से खोल दिए गए हैं। आज सुबह 6:26 पर शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और इस दौरान कड़कड़ाती ठंड में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दौरान 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। इसी के साथ अब 6 महीने तक भक्त धाम में बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली धाम पहुंची थी। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ डोली को मंदिर के पास ही विराजमान कर अन्य परंपराओं को पूरा किया गया। आज तड़के मुख्य पुजारी केदारलिंग की ओर से बाबा केदार के उत्सव डोली को भोग लगाया गया। उसके बाद अन्य पूजाएं संपन्न हुई और फिर डोली को सजाया गया। सारी परंपराओं का निर्वहन हो जाने के बाद केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग, अवैध पाटियां, पुजारी, हक्कुधारियों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह 6:26 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और डोली ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सबसे पहले यहां पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए और पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है। 6 महीने तक अब बाबा भक्तों को दर्शन दे सकेंगे और श्रद्धालुओं की संख्या भी इस दौरान काफी नजर आई। और ये तस्वीर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हुए। और सीधा रुक करेंगे देहरादून का। हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक लंबा इंतजार श्रद्धालुओं का आज सुबह खत्म हुआ जब बाबा के कपाट खुल गए दर्शन देने के लिए, भक्तों की मुराद पूरी करने के लिए। क्या कुछ व्यवस्था इस पूरे दौरान देखने को मिली? किस तरह की तैयारियां हैं? और इस बार क्या जो श्रद्धालु हैं जो कि बाहर से आते हैं उनकी संख्या भी सीमित कर दी गई है दर्शन के लिए? बिल्कुल अमित, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो चार धाम यात्रा विधिवत अपना आकार लेने लगी है। 3 धाम के कपाट खुल चुके हैं और आज सुबह ही जिस तरह से 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं तो सबसे बड़ा जो एक क्रेज बोले सीधे सीधे आम यात्रियों में रहता है कि केदार बाबा के दर्शन करने हैं और 6 माह के लिए कपाट खुल चुके हैं। तो आज से ही भक्तों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। हालांकि जो सरकार की तरफ से एक आंकड़ा तय किया गया है यात्रियों की सीमित संख्या को देखते हुए, वो केदारनाथ धाम के लिए लगभग 12,000 का तय किया गया है। लेकिन आज के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जो भक्तों की भीड़ थी सुबह जो मंदिर के क्षेत्र में फैली हुई थी वो लगभग 15 से 20 हजार थी। तो साफ समझा जा सकता है कि भक्तों में कितना क्रेज था और कितना इंतजार था कि कैसे वो बाबा के दर्शन करें। और सुबह ही अगर 15 से 20 हजार भक्त बाबा केदार के दर पर मौजूद थे तो आने वाले 6 माह में कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर होगी। ऑल ओवर अगर चारों धामों के दर्शनार्थियों की बात की जाए तो लगभग 4 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है चारों धामों में दर्शन को लेकर। और अब केवल बद्रीनाथ धाम के कपाट बचते हैं जो 8 मई को सुबह खुलेंगे। तो उसके बाद से चारधाम यात्रा का जो विधिवत यात्रा का संचालन है वो शुरू हो जाएगा। केदारनाथ दर्शन को लेकर सरकार की तरफ से कई तरह की व्यवस्थाएं यहां पर बनाई गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह कपाट उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे और उनकी तरफ से पूजा अर्चना भी यहां पर की गई है। और साफ तौर पर जो भक्त यहां पर पहुंचे थे, यात्री यहां पर पहुंचे थे, उनके साथ उनकी बातचीत भी हुई है। और जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाने का दावा सरकार की तरफ से किया गया है वो केदारनाथ के धाम पर जाकर साफ तौर पर नजर भी आता है। हालांकि भक्तों की ज्यादा भीड़ के चलते कई तरह की अव्यवस्थाएं होने की बात भी यहां पर निकलकर सामने आई। लेकिन साफ है कि भक्तों का एक जो हुजूम है, एक जो उनकी आस्था है वो इन सब चीजों पर भारी पड़ती हुई नजर आई है। 12,000 का आधिकारिक आंकड़ा सरकार की तरफ से है कि इतने ही लोग प्रतिदिन यहां पर दर्शन के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन आज के सुबह के अगर दर्शनार्थियों की भीड़ पर नजर डाले तो लगभग 15 से 20 हजार के करीब भक्त यहां पर मौजूद थे। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर जब भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तब सुरक्षा भी एक बड़ा मसला यहां पर हो जाता है कि किस तरह से भक्तों की इस पूरी भीड़ को नियंत्रित कर सके ताकि किसी तरह की हताहत ना हो और बारी बारी से सभी को दर्शन करने का मौका मिले। अगर अजीत वहां के मौसम की हम बात करें तो मौसम किस तरह से वहां पर बना हुआ है? बिल्कुल, अगर अमित मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बारिश का अलर्ट यहां पर किया हुआ है और येलो अलर्ट इस वक्त फिलहाल जारी है। और अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो दोपहर 2 बजे के बाद वहां पर मौसम बदलता ही बदलता है। बारिश और तूफान वहां प्रतिदिन का है कि वो आता ही है। तो ऐसे में जो भी तमाम व्यवस्थाएं हैं वो लगभग 2 बजे से पहले ही होती है। अगर चॉपर सर्विस भी केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरती है तो वो 2 बजे से पहले ही वापसी सोनप्रयाग, फाटा वगैरह पहुंचने की उनकी कोशिश होती है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से बनाने की कोशिश की गई है। तमाम तरह की यहाँ पर हट्स बनाए गए हैं, रेन शेल्टर यहाँ पर बनाए गए हैं और कोई व्यक्ति अगर अपना टेंट लेकर आता है तो उसको भी यहाँ पर लगाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है।
है और लगभग 10 से 20 हजार लोगों के रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है सरकार प्रशासन की तरफ से। लेकिन भीड़ अगर ज्यादा बढ़ती है तो यहाँ पर लगातार दर्शन को लेकर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि यात्री आए, भक्त आए, वो अपने दर्शन करते रहे और वापसी करते रहे। लगभग सोनप्रयाग गौरीकुंड से अगर पैदल यात्रा की दूरी तय की जाए तो लगभग 21 किलोमीटर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की दूरी पड़ती है। तो एक दिन में ये दूरी तय कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में कोई अगर सुबह सोनप्रयाग से चलता है तो वो शाम तक केदारनाथ धाम पहुंचता है, तो कैसे भी करके उसको नाइट स्टे केदारनाथ धाम में ही करना होगा। रात्रि में किसी भी तरह के आवागमन की अनुमति जिला प्रशासन नहीं देता है। तो ऐसे में व्यवस्थाएं यहां पर बनाने की कोशिश जिला प्रशासन की तरफ से की गई है और लगातार पीएमओ जब मॉनिटरिंग कर रहा हो किसी स्थान क्षेत्र की, तो ऐसे में जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार यहां पर मॉनिटरिंग हो रही है कि इस तरह से बाबा केदार के दर पर भक्तों को लेकर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी खुद यहां पर कैंप किए हुए हैं। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि भक्तों के जो आने का सिलसिला है, एक जो 2 साल के बाद कोरोना के चलते यात्रा स्थगित रही थी, अब विधिवत यात्रा अपना आकार ले रही है। तो किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो और विधिवत यहां पर पूजन अर्चन किया जा सके। बिल्कुल अजीत, सही कहा आपने कि जब पीएमओ की तरफ से मॉनिटरिंग है तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह से कोताही नहीं बरती जा सकती, खासकर ऐसे मौके पर जब प्रतिदिन 10 से 15 हजार की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। उनके साथ ऊर्जा और नगर विकास मंत्री और मंडल प्रभारी अरविंद कुमार शर्मा भी होंगे। वो अयोध्या के विकास को लेकर संचालित हो रही 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के लिए बुकलेट की तैयारी के साथ ही कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन शुरू हो चुका है। अयोध्या आगमन पर हनुमान जी और रामलला के दर्शन पूजन के साथ ही अयोध्या को विश्व धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए चलाई जा रही 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग सक्रिय है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस भी तैनात होगी। समीक्षा को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। परियोजनाओं को लेकर अब तक कराए गए कार्यों का खाका प्रस्तुत करने के लिए बुकलेट की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो एक बड़ा दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का होने जा रहा है। सीएम 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन भी जारी है। और आज सीएम रामनगरी का दौरा करेंगे। और हमारे सहयोगी बीएस लाठी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि तमाम तैयारियों को लेकर जानकारी देंगे। बीएस, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा और उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारी यहां पर जिला प्रशासन की ओर से की गई है? 11:30 बजे सूबे के मुखिया पार्ट 2 सरकार की दूसरी बार सूबे के योगी आदित्यनाथ मुखिया दूसरी बार अयोध्या आ रहे हैं। विशेष करके अयोध्या से ज्यादा लगाव है। अगर बात की जाए तो सूबे के जो मुखिया हैं वो आज रात भी निवास भी करेंगे, संतों से मुलाकात भी करेंगे और उनके साथ तमाम जो उनके जो मंत्रिमंडल है, जो प्रभारी है, प्रधानमंत्री के सबसे खास एमएलसी जो के शर्मा है जो बनाए गए थे और यहाँ नगर विकास मंत्री हैं, वो पहले भी आ चुके हैं और नगर शहर का भ्रमणशील है और नगर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो अधिकारियों के साथ वो वही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं और विकास कार्य की जो समीक्षा है, जो विकास योजना है, जो विकास है, उसकी भी हकीकत योगी आदित्यनाथ परखेंगे। आज रात्रि यहाँ विश्राम भी करेंगे और संतों से मुलाकात भी करेंगे और यहाँ जो जितना विकास कार्य हो रहा है, विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। और अगर बात की जाए, एक दलित है, दलित के यहाँ भोजन भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। और अगर बात की जाए नगर पंचायत, जो नगर पंचायत नगर पालिका का जो चुनाव होने वाला है, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, उसकी भी वो समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। और यहाँ जो कानूनी प्रक्रिया, अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की, तो तमाम विपक्ष जो हमलावर हो रहा है उस पे भी कानून व्यवस्था की पूरे मंडल की समीक्षा व्यवस्था करेंगे। जी अमित। बिल्कुल बिल्कुल बीएस, और आगे भी हम आपसे इस पर जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का आज आगरा में दूसरा दिन है और आज जन समस्याएं सुनेंगे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। दोपहर 12:05 पर श्री राम लाल वृद्धाश्रम पहुंचेंगे। विश्व शांति उत्सव 2022 में भी शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे लखनऊ रवाना होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर आगरा से बता दें, डिप्टी सीएम के दौरे का आज दूसरा दिन है। दोपहर 12 बजे श्री राम लाल वृद्धाश्रम पहुंचेंगे डिप्टी सीएम और विश्व शांति उत्सव 2022 में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम और इसके बाद 1 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम के आगरा दौरे का आज दूसरा दिन है।
और इस बीच काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। आज यानी 6 मई को अदालत के आदेश पर सर्वे होगा। अधिवक्ता कमीशन को 10 मई को रिपोर्ट देनी है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराकर रिपोर्ट पेश करनी है। वीडियोग्राफी को सफल कराए जाने को लेकर हवन भी जारी है। काशी के मंदिरों और मठों में यज्ञ हवन हुआ। अधिवक्ता कमिश्नर के साथ वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे। दोनों पक्षों के सामने ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर है। ये पूरा जो केस सामने आया है और शुक्रवार शाम 3 बजे से सूर्यास्त तक का वक्त इस सर्वे के लिए निर्धारित किया गया है। और इसमें अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि मां का श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रह और दूसरे देवताओं की स्थिति क्या है। और इस सर्वे में आपको बता दें, खास बात यह है कि किसी भी तरह की नाप जोक नहीं की जाएगी, लेकिन मंदिर और विग्रह कहां कहां है इसका सर्वे किया जाएगा। वहीं सिविल कोर्ट के इस आदेश के बाद अब विवाद मचा हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने कहा है कि वो वीडियोग्राफी के लिए किसी को भी मस्जिद में जाने नहीं देंगे। उनका तर्क है कि रेड जोन में स्थित इस परिसर में आज तक मुस्लिम और सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी ने भी प्रवेश नहीं किया है। ऐसे में वो 6 मई को होने वाले अधिवक्ता कमीशन की कार्रवाई में भी वो मस्जिद में किसी को जाने नहीं देंगे। उस स्थल की वीडियोग्राफी कराना बिल्कुल गलत उन्होंने ठहराया। तो वहीं दूसरी ओर मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूरे साल में एक बार होते हैं, लेकिन स्थानीय महिलाओं ने अदालत में याचिका दायर कर पूरे साल दर्शन पूजन करने के लिए भी याचिका दायर की हुई है। और उनका तर्क यह है कि जब हम सभी देवी देवताओं के दर्शन पूजन पूरे साल कर सकते हैं तो श्रृंगार गौरी के क्यों नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था, जिसमें अधिवक्ता कमिश्नर के जरिए वीडियोग्राफी की बात भी सामने आई थी। तो फिलहाल वीडियोग्राफी को लेकर एसएम यासीन का बयान सामने आया कि वीडियोग्राफी के लिए मस्जिद में किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा और इस स्थल का वीडियोग्राफी कराना बिल्कुल गलत बताया है। वीडियोग्राफी को लेकर एसएम यासीन का यह पूरा बयान है। याचिका हम लोग ने दायर किया है कि हम लोग मां सिंहार गौरी का प्रतिदिन पूजन पाठ करना चाहते थे। वो पूजन पाठ के लिए हम लोगों ने याचिका दायर किया है। साथ में जो है काली रोड जो है उसमें हम लोग जाना चाहते हैं। जो हमारे मंदिर का हिस्सा है, हमारा मंदिर है, उसमें हमारी मूर्तियां हैं, नंदी जी हैं, गणेश जी हैं और बहुत सी मूर्तियां हैं जो कि वहाँ पर पड़ी हुई है। तो हम लोग जो है कि जाकर उसको वहाँ फोटोग्राफी चाहते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है कि वीडियोग्राफी चाहते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, हम लोग का कैसा है, हमारे मंदिर की क्या स्थिति है। माननीय न्यायालय से हम लोग को आदेश मिल गया है। 6 और 7 तारीख को हम लोग जो है उसमें जाएंगे और हम लोग उसमें वीडियोग्राफी करवाएंगे, फोटोग्राफी करवाएंगे। हम लोग अपनी सारी जो तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए भगवान विश्वनाथ का जो कोर्ट का आदेश है उसका सर्वे हो, फोटो हो, जांच हो, जो उसमें कुछ लोग और सीधे हम रुक करेंगे धर्मेंद्र चौबे का, हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, ये जो विवाद है वो कहीं पर भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि जब सर्वे का काम होना है, ऐसे में एक पक्ष ऐसा है जो ये दलील दे रहा है कि उस विशेष परिसर के अंदर आज तक कोई भी विशेष समुदाय के अलावा या सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई नहीं पहुंच पाया, इजाजत ही नहीं है। तो ऐसे में इस सर्वे का काम होगा कैसे? इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, जानकारी दें। अमित, देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, वाराणसी में जिस तरीके का माहौल है, कल से प्रशासन पूरी अलर्ट मोड में हो गया है और फ्लैग मार्च, तमाम तरीके की जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनको बुला ली गई है। क्योंकि कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए यहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कस लिया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उनका कहना है कि किसी भी हाल में मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो जो स्थिति आपाहो की बनी है, अब ये 3 बजे का समय ही तय करेगा कि आखिर मुस्लिम पक्षकार जाने देते हैं या प्रशासन किस तरीके से उसकी वीडियोग्राफी कराता है, या श्रृंगार गौरी के पीछे जो ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे का भाग है उस उधर से ले जाके कराया जाता है, मस्जिद के अंदर से ले जाके कराया जाता है। अब ये तो जिला प्रशासन ही तय करेगा। सबसे बड़ी चीज अमित बताना चाहूंगा, जो याचिका हिंदू महासभा की महिलाओं ने 5 महिलाओं ने याचिका की है, उन्होंने यहाँ के जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नर और डीएम को भी पार्टी बनाया है। उन्होंने ये कहा है कि जो पूजा की विधि है, जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं,
उनकी परंपराओं का अनुपालन चूंकि साल में एक बार क्यों कराया जाता है, वो परंपरा निर्गत होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। जैसे विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं और उसके बाद आदि शक्तिपीठ मानी जाती है श्रृंगार गौरी, उनका भी नियमित दर्शन हो। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके जो मुस्लिम पक्ष है वो विरोध कर रहा है। और जो स्थिति बनी हुई है, पूरी विश्वनाथ क्षेत्र को, कॉरिडोर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, तमाम पैरा कमांडोज वगैरह बुला लिए गए हैं और 3 बजे जो है वकील को आना है। उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी होगी या वीडियोग्राफी रोकी जाती है। सोशल मीडिया, तमाम चीजों पे पैनी नजर जिला प्रशासन बना के रखा है ताकि किसी तरीके की भ्रामक स्थिति न पैदा हो सके। सोशल मीडिया पे विशेष तौर पे मॉनिटरिंग की जा रही है। अमित जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, आपको बता दें गोरखपुर पहुंचे गोरखपुर के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने सांसद विधायक के साथ बैठक करने के बाद 2 अन्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी और गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह के साथ देर रात गोरखपुर के रेलवे स्टेशन स्थित रोडवेज बस स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान बसों से लेकर रोडवेज स्टेशन के परिसर, टिकट घर से लगाए तमाम जगहों का निरीक्षण हुआ और आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। और इस बीच उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का उन्नाव दौरा है। राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग दिनेश खटीक भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण दानिश अंसारी भी मौजूद होंगे। आज जिला अस्पताल गौशाला सीएचसी का निरीक्षण करेंगे। राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण दिनेश अंसारी भी मौजूद होंगे। गोंडा से बड़ी खबर है, पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 16 एसएचओ और 11 एसओ की तैनाती में बदलाव हुआ है। कोतवाली देहात, करनैलगंज और मनकापुर कोतवाल का तबादला हुआ है। एटियाथोक, खरगुपुर और कटरा बाजार के एसएचओ भी बदले गए हैं। एसपी के वाचक रहे शमशेर बहादुर सिंह को परसपुर थाने का चार्ज दिया गया है। पीआरओ तेज प्रताप सिंह नवाबगंज के थानाध्यक्ष बनाए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस छोड़ दी और सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। धनौल्टी सीट से जोत सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रत्याशी थे। कार्यकर्ताओं की अनदेखी को पार्टी छोड़ने की वजह बताया है। तो कार्यकर्ताओं की अनदेखी को पार्टी छोड़ने का कारण बताया है। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा से कांग्रेसी विधायक भुवन कापड़ी को उत्तराखंड कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं ग्राउंड जीरो से जमीनी हकीकत जानने के बाद देहरादून पहुंचे कापड़ी ने जनता टीवी से खास बातचीत कर चुनावी तैयारी को साझा किया है। चंपावत उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। 31 मई को वहां पर मतदान होना है और मतदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा का चेहरा होंगे, ये तय हो चुका है। कांग्रेस का कौन चेहरा होगा इसका इंतजार हो रहा है। और चंपावत विधानसभा सीट में जो कांग्रेस ने 3 प्रभारी या पर्यवेक्षक बनाए हैं, उनमें से वो तीनों सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस के। भुवन कापड़ी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने ताजा हालिया हुए चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से शिकस्त दी है। उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी चंपावत उपचुनाव को लेकर। भुवन दा, किस तरह की तैयारी है? आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कांग्रेस की तरफ से और हालिया चुनाव में भी आपने शिकस्त दी है मुख्यमंत्री को, किस तरह से देख रहे हो, क्या कुछ चंपावत के लिए? देखिए, चंपावत के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे और हमारे सीनियर एमएलए मनोज तिवारी और खुशहाल सिंह जी जो लोहाघाट से एमएलए हैं, उनको पर्यवेक्षक बनाया है और सब कार्यकर्ताओं से मिलकर हमने उनकी नब्ज टटोली और क्या वहाँ पर बेहतर हो सकता है उस पर जो रिपोर्ट है वो बनाकर उसके बारे में हमने हाईकमान को, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जी और अन्य सीनियर लीडर्स को चर्चा करके बता दिया है। अब एक आध दिन में उस पर निर्णय होना है जी। और कांग्रेस संगठन और कांग्रेस के लोग चुनाव के लिए तैयार हैं जी। तो क्या कुछ लगती है भुवन दा, तैयारी की अगर बात की जाए, हालिया चुनाव का अगर रिजल्ट देखें तो 5000 से आप सीट हारे हैं चंपावत की, दोबारा उपचुनाव हो रहा है, क्या आपको ग्राउंड जीरो पर जाकर देखने को मिला? क्या स्थितियां हैं प्रत्याशी को लेकर जो आपने नब्ज टटोली, तो आम जनता की क्या राय है आम कांग्रेस की? देखिए, जनता तो चाहती है कि ये जो जनादेश आया है और 2 महीने हुए हैं, सब देख रहे हैं कि महंगाई और तेजी से बढ़ने लगी है। लोग जो रोजगार में लोग थे उनको हटा दिया गया है। अभी आप देख रहे होंगे जो कि कोरोना के टाइम पे हमारे जो एएनएम जेएनएम और वो लोग थे जो अस्पतालों में जब लोग डर रहे थे और अपनी जान पे खेल कर लोगों का इलाज कर रहे थे, उनको सरकार बनते ही हटा दिया। आशा, आंगनवाड़ी, भोजन माता जिनके तनख्वाह बढ़ाने की बात करी, अभी तक शासनादेश जारी नहीं है। तो समझ रहे हैं कि ये
जो है कि झूठी सरकार है और ये कुछ नहीं करने वाली, तो लोगों का मन कांग्रेस की तरफ है और जो कांग्रेस संगठन तैयार है, 2-3 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी, हम सब लगकर वहाँ जोर से चुनाव लड़ेंगे। जी, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री खुद चुनावी चेहरा हैं भाजपा के, और कहा जाता है कि उपचुनाव सरकार के पक्ष में जाता जाता है। आप किस तरह से फाइट देंगे और क्या कुछ आप लोगों का रोड मैप है, फील्डिंग सजाने का किस तरह का काम आप लोगों ने किया है? देखिए, हमारे सीनियर्स जो हैं सबको इन्वॉल्व करेंगे, जिनका वहाँ प्रभाव है, जो पहले वहाँ पार्लियामेंट में रहे हैं, जो अभी पार्लियामेंट में हैं, जो वहाँ पुराने जिला पंचायत में पंचायतों में रहे हैं, जिनका जो प्रभाव क्षेत्र जिनका है, उन सबको जो है लगाकर जो है जनता के बीच ले जाएंगे और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जोर से चुनाव लड़ेगी। जी, एक लास्ट सवाल, हाल के चुनाव में आपने कड़ी शिकस्त दी है मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को, आप अपने आप को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर भी होगी? देखिए, महत्वपूर्ण हर व्यक्ति है, चुनाव जिताना हराना तो जनता का काम है, जनता जिताती है, जनता हराती है। और जब आप किसी संगठन में जैसे आज लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो अगर अपने पास की कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होता है तो उसमें जो आप आसपास के लोग हैं वैसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे चंपावत विधानसभा एक तरफ लोहाघाट से लगती है, एक तरफ खटीमा से लगती है, तो खटीमा का हर कार्यकर्ता, लोहाघाट का हर कार्यकर्ता, हर नेता महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी वहाँ पहचान है। यहाँ अगर हम भीमताल की बात करें तो भीमताल से जो इलाका लगता है वो भी जो है, उधर नैनीताल के लोग भी उसमें प्रभाव डालते हैं, तो सारे लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो महत्वपूर्ण है, जो पहले चुनाव लड़े महत्वपूर्ण है, सारे लोग अपनी भूमिका को निभाएंगे वहाँ। तो ये थे खटीमा सीट से कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी, जिनके ऊपर कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही 2 और अन्य जो विधायक हैं, साथी विधायक, उनके साथ मिलकर तीनों ने वहां पर मोर्चा संभाला है। प्रत्याशियों का चयन ग्राउंड रूट पर जाकर इनकी तरफ से किया गया है। अंतिम निर्णय जो होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन इतना तय है कि चंपावत विधानसभा सीट को लेकर होने वाला उपचुनाव कोई आसान चुनाव नहीं होने वाला है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।